this video for class 9 and the continue chapter number 9 physics force and laws of motion chapter हमारा ये वाला चल रहा था force and laws of motion part 3 वीडियो 2 वीडियो इसकी बना ली थी जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने फोर्स के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, फोर्स और इनर्शिया के बारे में, मोमेंटम के बारे में डिस्कस करा था। ठीक है, पार्ट 1 में इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है और फोर्स। और पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा, लॉस ऑफ मोशन पढ़े थे। 3 लॉस ऑफ मोशन क्या क्या थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ में ये था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहता है until and unless an external force applied on it, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ पे हमने ये देखा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये हमने ड्राइव करा था। ठीक है, और थर्ड लॉ हमने देखा था एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब हम पार्ट 3 वीडियो कर रहे हैं। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, लॉ, एक और लॉ पढ़ने वाले हैं। लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखते हैं टॉपिक क्या है। ठीक है, यहाँ हमने 3 केसेस लिए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या देखेंगे, ये 3 केसेस हैं। एक है हमारा बिफोर कोलिजन, एक है ड्यूरिंग कोलिजन और एक क्या है आफ्टर कोलिजन। मतलब हमने क्या करा है, किसी चीज को कोलिजन कराया है। कोलिजन का मतलब क्या होता है, टकराया है। जैसे ये केस क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के टाइम पे ये चीज था, कोलिजन से पहले ये रहा होगा और कोलिजन के बाद ये रहा होगा। ठीक है, जैसे हमने 2 ऑब्जेक्ट लिए, उस ऑब्जेक्ट का मास क्या था, एक ऑब्जेक्ट का मास क्या था, मास ऑफ ए, सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या था, मास ऑफ बी। ठीक है, अब कोलिजन से पहले इसका कोई ना कोई मोमेंटम रहा होगा। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सेकंड वीडियो में हमने देखा था मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका कुछ मोमेंटम रहा होगा और इसका भी कुछ मोमेंटम रहा होगा और इस पूरे का भी मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम कैसे आएगा, इन दोनों के मोमेंटम को प्लस कर देंगे। ठीक है, ये होगा बिफोर कोलिजन। फिर जब कोलिजन हुआ होगा, ये तो था कोलिजन से पहले की बात। अब कुछ कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये केस हो गया और इसका भी कुछ मोमेंटम रहा होगा, जो मोमेंटम पहले था, फिर मोमेंटम टकराने के बाद। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहते हैं कि जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी होगा। ठीक है, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, ड्यूरिंग एनी कोलिजन, किसी भी कोलिजन के समय पे, जैसे यहाँ पे कोलिजन हो रखा है, ये दोनों टकरा गए हैं, किसी भी कोलिजन के टाइम पे द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। यही कहता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब कितना मोमेंटम होता है देखते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो ये ए का मोमेंटम क्या होगा, ए का मोमेंटम होगा। अब जैसे मैं इसको बता देता हूँ क्या है। देखो, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया ए, ऑब्जेक्ट क्या था, ए के दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी से, क्योंकि कोलिजन से पहले इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया ए जिसका मास क्या था एम ए। ऑब्जेक्ट ए था तो मास क्या था एम ए और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू ए। यू इनिशियल वेलोसिटी हम यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू ए। ऑब्जेक्ट क्या है बी, इसका मास कितना कितना होगा, मास ऑफ बी, एम बी हमने लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ बी, एम बी। व्हाट इज द मास ऑफ ए, एम ए। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू बी। ये यू बी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ए का मोमेंटम क्या रहा होगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और मास इनटू वेलोसिटी, मास ए का मास कितना है एम ए और ए की वेलोसिटी कितनी है, ए की वेलोसिटी है यू ए। कितनी है, यू ए, तो ये यू ए हो जाएगा। ठीक है,
व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए, ए का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, तो ए का मोमेंटम क्या था ma और वेलोसिटी क्या था ua, तो ma ua हो गया। फिर b का मोमेंटम क्या होगा, b का मोमेंटम होगा वही मास इनटू में वेलोसिटी, तो मास ऑफ b, मास ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी क्या है ub है, ठीक है। और टोटल मोमेंटम कैसे आएगा, ड्यूरिंग एनी कोलिजन द टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आएगा दोनों को प्लस करके, ठीक है। ये टोटल मोमेंटम था कोलिजन से पहले। अब यहाँ पर कोलिजन हुआ, कोलिजन जब हुआ ये दोनों एक दूसरे से कितनी देर के लिए टकराए, टी टाइम के लिए, ठीक है। जितनी देर के लिए ए टकराया होगा बी से उतनी ही देर के लिए बी भी टकराया होगा, एक लिए दोनों के लिए टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, तो आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या होगा ए का, तो इसका फॉर्मूला फिर से वही मास इनटू वेलोसिटी, तो मास क्या है यहाँ पे ma, मास तो चेंज नहीं होगा ना, जितना मास ऑब्जेक्ट का कोलिजन से पहले था उतना ही मास कोलिजन के बाद होगा, मास तो वही रहेगा ma, यहाँ भी हमने a का मास ma लिया था, यहाँ भी मास a का हम ma लेंगे, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले a की वेलोसिटी थी ua इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन कोलिजन के बाद जो हमें न्यू वेलोसिटी मिलेगी वो क्या थी va, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम आ गया। अब b का मोमेंटम क्या होगा, तो इसका भी मास इनटू वेलोसिटी और इसका मास क्या है mb, ठीक है। और वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी b की क्या थी ub इनिशियल वेलोसिटी थी, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी vb, और दोनों को क्या कर देंगे प्लस, तभी तो टोटल मोमेंटम आएगा, टोटल मोमेंटम तो दोनों प्लस। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहते हैं ड्यूरिंग एनी कोलिजन, कोलिजन के टाइम पे द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के टाइम पे जो मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा वही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा, तो कोलिजन से पहले ये मोमेंटम था और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम था वो क्या था ma va प्लस में mb vb, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम है और ये फाइनल मोमेंटम है, और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसको हम ड्राइव करेंगे, ड्राइव करने से पहले एक चीज और, जब यहाँ पे कोलिजन हुआ होगा, ठीक है, ठीक है, ये A है और ये B है, जब यहाँ पे कोलिजन हुआ होगा, कोलिजन के टाइम पे इस A ऑब्जेक्ट ने B ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया होगा, वो क्या हो गया F1 मान लिया हमने, ठीक है। A ने B पे फोर्स लगाया होगा और B ने किस पे फोर्स लगाया होगा, जब ये दोनों टकराए हैं तो टकराने की वजह से A जो होगा वो B पे फोर्स लगाएगा और जो B होगा वो A पे फोर्स लगाएगा, F2। ये किस पे लगा रहा है फोर्स, A पे, B लगा रहा है A पे और A लगा रहा है B पे, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये आपको ध्यान रखना है कि A फोर्स लगाएगा B पे और B लगाएगा A पे, ठीक है। ये सारी चीज समझ में आई, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब इसको हम ड्राइव करते हैं कि कैसे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये चीज हम ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u भी। अब हम इसको ड्राइव कर लेते हैं कि कैसे इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। मतलब इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैसे इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, जो हमारा ड्राइव होके ये आना चाहिए, ठीक है। करते हैं इसको, तो हम न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें यूज करेंगे ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसका मतलब कोलिजन के टाइम पे जितना फोर्स
ए ने बी पे लगाया होगा उतना ही फोर्स बी ने ए पे भी लगाया होगा। ए फोर्स लगा रहा है बी के ऊपर और बी फोर्स लगा रहा है ए के ऊपर। डेरिवेशन इसकी टफ नहीं है, बस इसको अंडरस्टैंड करना यही चीज कि ए फोर्स किस पे लगा रहा है बी पे और बी फोर्स लगा रहा है ए पे। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगाएगा। तो दोनों फोर्स क्या होंगे, F1 इज इक्वल टू F2। ए कितना फोर्स लगा रहा है, F1 लगा रहा है बी के ऊपर और बी कितना फोर्स लगा रहा है, F2 लगा रहा है ए के ऊपर। लेकिन ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ को यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम F1 और F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। तो सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना वो होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये सेकेंड लॉ होता है। अब F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 वो फोर्स है जो कि B के ऊपर लग रहा है। F1 फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, B के ऊपर। समझ में आ रही है, ये जो F1 जो कोलिजन हुआ F1 फोर्स B के ऊपर लग रहा है तो यहाँ पे मास किसका लेंगे हम, B का, और एक्सीलरेशन भी किस पे आएगा, A पे, सॉरी B पे। क्लियर ये बात, क्योंकि इस फोर्स के वजह से जब F1 फोर्स लगा होगा तो इसकी वजह से एक्सीलरेशन किस में आया होगा, इसमें। जब ये टकराया होगा, जब ये A ऑब्जेक्ट B से टकराया होगा तो इसके वजह से एक्सीलरेशन इसके अंदर आया होगा। तो F1 जो फोर्स होगा उसमें मास किसका लेंगे, B का, और एक्सीलरेशन भी किस में आया होगा, B पे आया होगा। तो ये F1 की वैल्यू होगी और F2 की वैल्यू क्या होगी। अब ये फोर्स किस पे लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है A पे, जो F2 फोर्स है वो लग रहा है A पे। तो यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन जो होगा वो किसका होगा, A का, और एक्सेलरेशन भी किसका होगा, A का, क्योंकि इसके वजह से इस वाले ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन आएगा। F2 फोर्स की वजह से, इसके वजह से एक्सेलरेशन इसके ऊपर आ रहा है और इसके वजह से एक्सेलरेशन इसके ऊपर आ रहा है। तो F1 में मास और एक्सेलरेशन B का, और F2 में मास और एक्सेलरेशन A का हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो डेरिवेशन हो गई। अब F1 और F2 की वैल्यूज को इसमें पुट कर दो, F1 और F2 में पुट कर दो। ठीक है, पुट करके देखते हैं। तो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये था बिफोर कोलिजन था, इसका मैं काम भी नहीं है। ठीक है, अब पुट करते हैं। तो F1 की वैल्यू क्या है, MB इज इक्वल टू माइनस F2 की वैल्यू क्या है, MA मास ऑफ B एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ A एक्सेलरेशन ऑफ A। वैल्यूज पुट कर दी, F1 की वैल्यू ये थी और F2 की वैल्यू ये थी, हमने निकाल दी। ठीक है, अब देखो मास ऑफ B और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस यू। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V माइनस यू अपॉन में T। यही होता है ना, यहाँ पे टकराने में जो टाइम लगा रहा था वो T था। इन दोनों को जब कोलिजन हुआ तो मैंने बताया था कोलिजन होते समय टाइम कितना लगा होगा, T लगा होगा। इसको जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम इसको लगा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अब इसकी वैल्यूज को पुट कर दो। तो एक्सेलरेशन फॉर्मूला V माइनस यू अपॉन में T, तो V माइनस यू अपॉन में T। अब ये V किसका होगा, एक्सेलरेशन किसका है, B का, तो ये V भी किसका होगा, B का, और U भी किसका होगा, B का। टाइम तो T था, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इक्वल टू माइनस MA है तो MA लिख दिया, एक्सेलरेशन V माइनस यू अपॉन में T। ठीक है, अब ये V किसका होगा, A का, क्योंकि एक्सेलरेशन A का था, तो VA, और इनिशियल वेलोसिटी भी किसकी होगी, UA। टाइम से टाइम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो MB को VB से करोगे, MB जब VB से होगा तो MB और VB, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस MB UB। क्लियर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें, इज इक्वल टू
ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एम ए वी ए। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। तो जब ये एम ए वी ए से मल्टीप्लाई हो तो एम ए वी ए माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा एम ए और यू ए। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अंदर सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हमारा ड्राइव हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी जो माइनस वाला है ना इसको इधर ले जाओ, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये वी है, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। और ये वाला माइनस को उधर ले जाओ तो ये माइनस का होगा तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो लिख लो एम बी वी बी, ये माइनस का वहां से यहाँ क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये था माइनस का, प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा एम ए वी ए। एम ए वी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एम ए यू ए, एम ए यू ए, ये माइनस का वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का क्या हो जाएगा, एम बी यू बी, एम बी यू बी। तो क्या आ रहा है हमारा, ये टोटल मोमेंटम ये आफ्टर कोलिजन है और इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन है और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है? यहाँ पे देख लो, हमें ये चीज प्रूव करनी थी ना। यहाँ पे क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही हमारा आया है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा, क्या, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, तो देखते हैं। रिकॉइलिंग ऑफ गन देख लेते हैं अब। रिकॉइलिंग ऑफ गन छोटा सा ही टॉपिक है, खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, देखते हैं। जब गन से गन बना लेते हैं, और इसके अंदर क्या है, बुलेट है। ठीक है, तो गन में क्या है, बुलेट है। तो रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या होता है, जब गन से बुलेट निकलती है, जब हम गन को फायर करेंगे तो ये बुलेट जाएगी, तो जितनी वेलोसिटी से बुलेट आगे जाएगी उतनी ही वेलोसिटी से गन भी क्या करेगी, पीछे जाएगी। उसी को हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या बोलते हैं उसी को, रिकॉइलिंग ऑफ गन, उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे गन का मास क्या होगा, गन का मास हमने मान लिया मास ऑफ गन। ठीक है, और बुलेट का मास क्या होगा, मास ऑफ बुलेट। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गन को मान लेते हैं हम यू जी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन। और यहाँ पे बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, अब मान लो क्या हुआ, दूसरे केस में बुलेट को फायर कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे गन से बुलेट फायर होगी। ठीक है, तो अब जब इस गन से बुलेट को फायर करा गया होगा तो ये बुलेट भी, गन भी क्या करी होगी, पीछे गई होगी, गन भी पीछे गई होगी। और ये बुलेट कहाँ जा रही है, आगे की तरफ जा रही होगी बहुत वेलोसिटी से। अब यहाँ पे जो मास होगा गन का, मास तो फायर से पहले गन का और बुलेट का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मास क्या था, एम जी गन का,
यहाँ भी मास क्या रहेगा mg। बुलेट का मास क्या होगा, यहाँ पे बुलेट का मास क्या था mb, यहाँ भी मास बुलेट का मास क्या रहेगा mb। चेंज आएगा वेलोसिटी में, यहाँ पे बुलेट की वेलोसिटी और गन की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो थी, क्योंकि बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे था। तो इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी, गन की वेलोसिटी और बुलेट की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। और यहाँ पे अब वेलोसिटी आ चुकी है गन के अंदर, तो वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, और बुलेट के अंदर भी आ जाएगी तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वो फॉर्मूला क्या था हमारा कि एम ए यू ए प्लस में एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस में एम बी वी बी। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यही होता है। अब यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, अब यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी गन और बुलेट की क्या है, जीरो है, गन की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यहाँ पे हम ए को हटा के क्या लिख सकते हैं, ए को हटा के सकते हैं गन, जैसे मास ऑफ गन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट दोनों ही क्या है, जीरो है, जीरो के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, मास कुछ भी होगा, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो, और ये भी जीरो है, इसका मास कुछ भी हो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करके क्या आएगा, जीरो ही आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस में मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हमारा रिकॉइलिंग ऑफ गन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल मोमेंटम जो होता है, जो मतलब बिफोर मोमेंटम होता है फायर से पहले, वो क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए इसको हम जीरो मान लेते हैं और ये हमारा कैलकुलेट। तो इस पे बहुत सारे हम आगे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे और रिकॉइलिंग ऑफ गन पे, ठीक है। इसमें इतना ही था।